इंसान जब ऊपर वाले के पास जाते हैं ना, तो हम जाके डिमांड करते हैं। कभी हम अच्छा हेल्थ मांगते हैं, कभी अच्छा वेल्थ मांगते हैं, कभी बच्चे सेटल हो जाएं, घर में सुख शांति हो, यही मांगते हैं ना। yes. छोटी छोटी डिमांड तो ऊपर वाला पूरा कर देता है। जब हमारे डिमांडों की लिस्ट बड़ी हो जाती है, ऊपर वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो ऊपर वाला आपके घर में एक आरसीएम का सच्चा सेवक भेजता है। क्या बात है। किसने लाया, कैसे लाया, उसको भूल जाइए, कहाँ आए हो। इस बात को अगर आज अपने जहन में बिठा लिया, मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को। परमात्मा की असीम कृपा है मेरे ऊपर। एक सिंपल महिला जिसकी घर में कोई नाम नहीं थी, एक हाउसवाइफ की अगर बात करें ना, घर में भी लोग उसके नाम से नहीं बुलाते हैं। किसी की पत्नी, किसी की मम्मी, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की दादी, नानी, चाची, उससे भी अगर बच जाए तो किस गांव से आई है उस गांव के नाम से बुलाते हैं। यस, कानपुर वाली, कानपुर वाले, रीवा वाली, है कि नहीं, मुरैना वाली, दतिया वाली। होता है ना, यही पहचान होती है एक सिंपल महिला की। मेरी भी यही पहचान थी, मुझे भी लोग बोकारो वाली के नाम से ही जानते थे। बहुत बढ़िया। जिस महिला को घर में भी उसके नाम से नहीं बुलाया जाता था, आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। जब मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ, सभी की अपने के साथ ही होती है। सर सिविल इंजीनियर के पोस्ट पे कोलकाता में काम कर रहे थे। जब शादी हुई तो जो बिचौलिया होते हैं ना, क्या बोलते हैं, हमारे तरफ अगुआ बोलते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं, बीच वाले जो लोग होते हैं, वो बड़ा झूठ बोलते हैं। शादी विवाह सेट करने में बड़ा झूठ बोलते हैं, कुछ नमक हल्दी लगाते हैं तभी विवाह हो पाती है, नहीं तो शायद हो भी नहीं। अगर सच सच बताते तो शायद रिश्ता बने भी नहीं। यस। तो मुझे भी बताया गया कि लड़का बहुत अच्छे जगह में काम करता है, कंपनी उसको घर देने के लिए तैयार है, कोई रहने वाला नहीं है, इसलिए भी घर लेना नहीं चाहता है, महानगर में है। तो मैंने भी सोचा कि चलो भैया बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। और हिंदुस्तान में हम महिलाएं जो होती है ना, बचपन से एक कहानी हम लोगों को सुनाया जाता है, परियों की कहानी। आपके सपनों का राजकुमार आएगा, आपके सारे सपने पूरा कर देगा। मतलब बचपन से मम्मी पापा ये बता देते, बेटा ये घर तेरा नहीं है, जहाँ जाएगी वो घर तेरा है, वहीं पे डिमांड करना जो करना है। घोड़े में बैठ के आएगा, घोड़े में बैठ के आएगा और तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हर महिला के दिल में बचपन में ये रहती है कि मेरा राजकुमार आएगा और मेरे सपनों को पूरा करेगा। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। जब सुनने को मिला कलकत्ता जैसे महानगर में शादी हो रही है, मैं तो छोटे शहर की थी, थोड़ी तो एक्साइटेड हुई। लेकिन जब शादी हुई, जब उस घर में पहुंची, तो घर के जो हालात थे, मायके में मोटा मोटी मेरा जो घर था वो ठीक था। मेरे पिताजी एक साबुन की इंडस्ट्री चलाते थे, मतलब बिजनेसमैन फैमिली से थी। तो अच्छा लाइफ, जो आम आदमी बोलते हैं ना, ठीक ठाक खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, और क्या चाहिए, तो वैसी लाइफ जी रही थी। लेकिन जब ससुराल में गई, सर काम तो कर रहे थे, महानगर में तो रह रहे थे, लेकिन वहां जाके जाना कि एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली को महानगर में रहना कितना मुश्किल है। एक अकेले कमाने वाले थे सर, पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। 7 जन का परिवार था, एक सिंगल रूम का मकान, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में सोना। बेड का व्यवस्था कुछ ऐसा होता था कि बेड का हाइट थोड़ा ऊंचा किया जाता था, कुछ लोग उसके ऊपर, कुछ लोग उसके नीचे। ये हमारा बेडरूम था। ऐसे लाइफ को मैंने जीना शुरू किया। सपने बहुत बड़े बड़े थे। जिस वक्त मैं अपने जीवन को शुरू की थी, ढंग से खाने को भी नहीं होता था घर में। मुझे याद है जब आम का सीजन आता था, मायके में जब आम का सीजन आता था तो मेरे पिताजी हमेशा टोकरे में भर के आम लाते थे। ससुराल में जब आम आता था तो वो किलो से आता था, 4-5 पीस आता था, और सासू माँ एक आम को निचोड़ती थी, उसमें 1 गिलास पानी मिलाती थी, 2 चम्मच चीनी मिलाती थी, और उसको मिला करके हम 7 जन को कटोरे में थोड़ा थोड़ा बांट देती थी। और वही हमारा आम खाने का तरीका था। हमारे हिंदुस्तान में एक चीज बहुत अच्छा है, हम कंप्रोमाइज करना बड़ी जानते हैं। जो भी स्थिति है, जैसी भी स्थिति है, उसी में जी लो, उससे आगे
ही नहीं है। यस यस यस। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है, तेती पाँव पसारी है जेती लांबी सो। यस। कोई बोलता ही नहीं कि चादर को बड़ा भी कर सकते हैं, पैर सिकोड़ के सो जाओ। यही सिखाया जाता है हमारे यहाँ। कंप्रोमाइज वाली जीवन चल रही थी, उसी में बिटिया का जन्म हुआ। पहली बार मेरी बिटिया का जब पहला जन्मदिन आने वाला था, एक फ्रॉक मैंने मेरी बेटी के लिए लेने के लिए सोचा, और उस वक्त उस फ्रॉक की कीमत थी 500 रुपए, और हमारे यहाँ एक हफ्ते का राशन आ सकता था उससे। मैंने उस ड्रेस को लेने का सोचा। जब मैं मेरे पतिदेव के पास बोली जाकर के कि मुझे वो फ्रॉक लेना है, सर जानते थे कि मैं कभी उनसे कुछ डिमांड नहीं करती थी, करती भी क्यों, पता था पूरा ही नहीं होना है तो करती ही नहीं थी। सर को लगा कि कभी कुछ मांगती नहीं है, आज बेटी के लिए मांग रही है। सर ने पूछा कितने का है। जब मैंने दाम बताया तो सर बोले ठीक है देखते हैं। 2 दिन 3 दिन टाल दिया। मेरे समझ में आ गया होना नहीं है। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप से एक चीज प्रश्न किया, एक क्वेश्चन मैंने अपने आप से किया, क्या हम महिलाएं सिर्फ इसीलिए पैदा हुई हैं? बच्चों को जन्म दे दो और छोड़ दो, बाप पालेगा जैसे पालना है। जिसको मैंने इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतना कष्ट उठा के जन्म दिया है, क्या उसका परवरिश का जिम्मा हमारा नहीं है? बहुत आसानी से हम लोग बच जाते हैं कि हमारा तो काम है घर में खाना पीना बनाना, जो कमाता है वो समझे कैसे परिवार चलाना है। लेकिन उस दिन मैंने ठाना, मेरी जीवन भले ही कंप्रोमाइज करके जी रही हो, मेरे बच्ची की जो जीवन है वो कंप्रोमाइज करके नहीं जिएगी, और जो वो चाहेगी वो उसको दे सकूं, मैं ऐसा लाइफ बनाऊंगी। यस। और उसके बाद मैंने ढूंढना शुरू किया कि अमीर कैसे बनते हैं। जब मैंने ये ढूंढना शुरू किया अमीर कैसे बनते हैं, ऊपर वाले की कृपा से, मैं कहती हूँ परमात्मा की असीम कृपा है। जब हर किसी पे मैंने ये महसूस किया है, मैं आपको भी कहती हूँ, कर विश्वास करके देखो, आप में अगर क्षमता है मांगने की, ऊपर वाला देने को तैयार है। यस 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 यस। जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि अमीर बनना कैसे है, मेरे पास संजोग से सर को किसी ने एक मल्टी लेवल का प्लान दिखाया, उसमें एक ऑडियो कैसेट दिया। सर ने उसका प्लान देखा भी नहीं था, उस ऑडियो कैसेट को लेकर के घर में आए, उसके साथ में एक शैम्पू का डब्बा दिया था, 200 रुपए की बोतल थी। जब सर वो बोतल लेके आए तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बेटी के फ्रॉक का कपड़ा नहीं दिए थे और इतने महंगा शैम्पू खरीद के लाए। लेकिन सर ने हाथ में देते ही बोला फ्री में मिला है, तो मैं भी रिलैक्स हो गई, चलो फ्री में तो जो मिल जाए काफी है। उसके साथ एक ऑडियो कैसेट था, सर ने बोला कि कभी टाइम मिले तो इसको सुन लेना। जब मैंने उसको सुना, उसमें 2 पति पत्नी कपल में काम करते थे। कौन सी सिस्टम थी मुझे आज भी नहीं पता, लेकिन एक बात मेरे समझ में आ गई। उसने कहा कि अगर अमीर बनना चाहते हो तो बिजनेस करना पड़ेगा। यस। और मैंने तब से सर को बोलना शुरू कर दिया, सर बिजनेस करना है। जिस हालात में हम लोग जी रहे थे, कोलकाता जैसे महानगर में बिजनेस हो नहीं सकती थी, इसलिए सर बोले ठीक है, तुम ही पीछे पड़ी हो तो तुम प्लान करो कैसे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। मेरे दिमाग में आया, भैया शिक्षित बेरोजगार हूँ, टान टून के सही मैट्रिक तो पास किया है, सरकार तो कुछ न कुछ लोन दे देगा। मैं अपने होम टाउन में आई, PMRY से लोन निकाला, लोन निकाल करके एक नर्सिंग होम स्टार्ट किया, उसी में एक मेडिकल स्टोर था। सर को वापस बुलाया कि सर छोड़ दीजिए अब जॉब, बिजनेस करते हैं, अब अमीर बनना है। सर ने उस जॉब को छोड़ करके बिजनेस करना शुरू किया। काफी स्ट्रगल था, सुबह से शाम तक काम करते थे और पता चलता था जो इनकम आई वो नर्सिंग होम के खर्चे को मेंटेन करने में ही खत्म हो गया। सर ने बोला देखो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि घर की भी जिम्मेवारी है, नर्सिंग होम तो अपना पार्टनरशिप पे है, मैं साथ में और कुछ ट्राई करता हूँ। सर ने ट्राई किया, सर को बैंक में जॉब हुई। जॉब करते हुए अभी लगभग 1 साल हुए थे। उसी दौरान मेरे नर्सिंग होम में ही एक पेशेंट आया जो संजोग से RCM करता था। शुरू किया था उसने, वो सर को बार बार बता रहा था, लेकिन सर उतना उसको टाइम नहीं देना चाहते थे। सर ने उसको टालने के लिए एक दिन बोल दिया कि देखो मेरे से ये सब समझ में आने वाला नहीं है, जाके घर में भाभी को बताओ। वो मेरे पास आया उस प्लान को लेकर के। जब उसने प्लान दिखाई मुझे, काफी मेहनत किया, लगभग 1 घंटे तक वो मुझे सारे सपने दिखा रहा था। इस सिस्टम में जुड़ करके आप करोड़पति हो सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर बना सकते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, विदेश घूमने जा सकते हैं। और मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक बार
एक इंसान ने ऑडियो में बताया था अमीर बनेंगे, उस चक्कर में जिंदगी जहन्नुम हो गई थी। ये दूसरा आके बोल रहा है दुकान चेंज कर लो अमीर बन जाओगे। मैंने भी सोच के रखा था सुनना नहीं है, लेकिन वो बंदा भी उस दिन सोच के आया था कि आज तो फंसा के ही जाना है। उसने 1 घंटे मेहनत करने के बाद बोला भाभी जी कुछ समझ में आया? मेरा रिप्लाई था कुछ भी समझ में नहीं आया। लास्ट में उस बंदे ने एक बात कही कि अगर आप इस सिस्टम से जुड़ करके एक साबुन खरीदते हो तो आपके घर में 1 रुपया आएगा। और ये 1 रुपया समझ में आ गया फटाफट। क्यों समझ में आ गया? मैं एक सिंपल गृहिणी, हम महिलाएं गुल्लक में पैसा जमा करती हैं, है ना मैम? जमा करते हैं ना। और जिस दिन गुल्लक तोड़ो उस दिन तो इतनी खुशी मिलती है, लगता है जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। उस एक गुल्लक में बहुत सारे सपने देख लेते हैं। मैंने फटाफट उस समय कैलकुलेट किया, एक साबुन पे 1 रुपया मिलेगा, महीने में 4 से 5 पीस मेरे साबुन मेरे घर में खर्च है। मैं कमजोर थी लेकिन इतना लगा लिया कि इस रफ्तार से अगर चलेगी तो पूरे जीवन में 1 लाख पीस साबुन तो जरूर खर्च होगा। और 1 रुपया अगर एक साबुन पे आता है तो बुढ़ापे में मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया आएगा। इस चीज को देख करके मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया कि पूरे जीवन में 1 लाख कमाऊंगी। इस सिस्टम की खूबसूरती देखिए, आज के समय महीने का 4 लाख प्लस आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आज आप यहाँ चाहे जैसे भी लाए गए हो, फंसाए गए हो, बहलाए गए हो, उलझाए गए होंगे, लेकिन आप लक्की हैं अगर आज आपको ये प्लान समझ में आ जाता है तो। तैयार हैं? Yes. थोड़ी देर अपने आप को, अपने दिमाग को खोल के बैठ सकते हैं? Yes. 1 घंटा हम लोग बातचीत कर सकते हैं। निर्माण, Yes. इस सिस्टम का मकसद है नए भारत का निर्माण। और करना कैसे है निर्माण? सरकार तो रोड बना ही रही है, स्कूल बना ही रही है, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट देख रहे हैं, स्टेशन सब तो सरकार बना रही है। फिर अपने को क्या करना है ये भी तो पता होना चाहिए ना। घर में एक सिंपल सी दाल बनाने जाते हैं तो पहले दाल, पानी, नमक, हल्दी, मसाला, आग व्यवस्था करना पड़ता है ना। नए भारत का निर्माण करने चले हैं हम लोग, तो जानना पड़ेगा हमें काम किस चीज पे करना है। 3 हमारा मकसद है नए भारत के निर्माण में। सबसे पहले है स्वास्थ्य रक्षा। क्यों स्वास्थ्य रक्षा जरूरी है आज के समय में? आज के समय में लोग खाने के बिना नहीं मर रहे, खा करके मर रहे हैं। आज के समय में डायबिटीज, हार्ट अटैक, थायराइड बीमारी नहीं, फैशन हो गया है, हर घर में है। हर घर में आप मतलब अगर किसी के घर में कोई बीमार ना मिले, किसी का बीपी नहीं बढ़ा हुआ हो, थायराइड नहीं बढ़ा हुआ हो, तो वहां जरूरत है ढूंढने की कि भैया ऐसे कैसे हो गया। नहीं तो हर घर में कोई ना कोई बीमारी है। आज के समय में आजादी के बाद हमारे देश की स्थिति बहुत बदली है। लोग के पास पहले खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, लेकिन लोग इतना डॉक्टरों के पास लाइन भी नहीं लगाते थे। तो हमारे सिस्टम का मकसद है, हमारा जो अभियान है इसका मकसद है कि कैसे हम लोगों को जागरूक करें कि वो अपने हेल्थ की रक्षा कर पाए। चाहते हैं डॉक्टर के घर जाने वाला पैसा हमारे घर में बच जाए? Yes. चाहते हैं? तो ये अभियान आपको मौका देता है। कैसे होगा मैं इस पे आगे बात करूंगी। दूसरा जो हमारा मकसद है स्वावलंबन। स्वावलंबन मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जब स्टेज पे आए तो कोई अधिकतर लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस में है, मतलब लोग सेटल, जो भी रॉयल्टी जी बनाए तो लगभग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर इनको क्या जरूरत थी आने की? घर तो चल ही रहा था ना। लेकिन जिंदगी को काट के जैसे तैसे कीड़ा मकोड़ा की तरह जीना हमारा मकसद नहीं है। ऊपर वाले ने 84 लाख योनि के बाद इंसान बना के भेजा है, तो राजा महाराजा की तरह जीने के लिए। Yes. स्वावलंबन का तो मतलब तब है जब आपको छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्रोमाइज नहीं करना पड़े, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। बच्चे जब खिलौने मांगे ना तो एक मांगे तो 3 देने की क्षमता हो अपने अंदर, तब आप अपने आप को स्वावलंबी बोल सकते हैं। और ये सिस्टम आपको मौका देता है स्वावलंबी होने का। कैसे होगा मैं इस पे आगे बात करूंगी। और तीसरी जो हमारी मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। Yes. सबसे बड़ी उदाहरण तो मैं ही। Yes. अगर आरसीएम को मेरे लाइफ से हटा दो
तो ऊपर वाले ने जो हाइट दिया, जो पर्सनालिटी दिया, जो स्मार्ट दिया और जो एजुकेशन मेरा है, 2 पैसे की भी इंसान नहीं थी। कुछ भी नहीं कर सकती थी लाइफ में, घर में बस वही सीबीआई बन के रह जाती। लेकिन आज इस सिस्टम के बदौलत मैंने जो मकान खरीदा है, देखिए हम दोनों पति पत्नी कपल में मिलके काम करते हैं। सर की भी इनकम आती है, मेरी भी आती है, बिटिया की भी आती है। प्राउड के साथ बोल सकती हूँ, हिंदुस्तान में एक महिला का कभी भी अपना घर नहीं होता है, क्योंकि मायके में उसको बोला जाता है कि अपने घर में जाके जो करना होगा करना, और ससुराल में हर कदम पे बोला जाता है अपने घर से करके क्या आई हो। सुनने को मिलता नहीं है? मतलब पूरा जीवन बीत जाता है, अपना घर नहीं होता है। लेकिन प्राउड के साथ मैं बोल सकती हूँ कि मैं जिस घर में आज रह रही हूँ, 1 करोड़ की लागत से बनाया हुआ मकान। चाहते हैं? अच्छा, कितनी महिला चाहती है कि खुद का करो? वाओ, ग्रेट। मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ लगता है। बलराम सर, खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ मुझे बुलाने के लिए, इतने एनर्जेटिक लोगों के बीच में। कैसे करना है इस पे काम मैं आगे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। तैयार हैं आप लोग? तो कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे। करना क्या पड़ेगा? 3 काम करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 हमारा मिशन है, तो 3 काम करना पड़ेगा। 3 काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम जो है, एक फार्मूला मैं देना चाहती हूँ, BSC का फार्मूला। BSC, सबसे पहला काम करना पड़ेगा बिग थिंकिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिग थिंकिंग, बड़ा सोचना पड़ेगा। अपने सोच के दायरे को आप जितना बड़ा करोगे उतनी ही बड़ी अचीवमेंट आएगी, जितना छोटा करोगे उतनी ही छोटी अचीवमेंट आएगी। मैं जब इस सिस्टम में नहीं आई थी, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। स्टार रूबी लेने के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। क्या बात है। लाइफ में सोचा जब सब कुछ मिल गया तो एजुकेशन में क्यों पीछे रहूं, इस पे भी काम कर लूं। मैंने तब जाकर के किया है, लेकिन वहां तक आने का जो मेरा जरिया था, वो जरिया मेरा ये था कि मैंने बड़ा सोचने का डिसीजन लिया। जब मेरे पास ये प्लान आया, उस 1 रुपए से 1 लाख कैसे बना सकती हूँ, मैंने ये सोचा। देखिए, महात्मा गांधी को कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। देश को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, मानते हैं ना? महात्मा गांधी जिस वक्त हमारे देश में लोगों को खाने की तंगी थी, हमारे जो दादा परदादा थे ना, वो एक टाइम खाना कैसे खाएंगे ये सोचते थे। उस वक्त वो विदेश में जाके वकालत पर रहे थे। मतलब क्या गरीब घर से थे क्या? बाप के पास औकात था ना पढ़ाने का, विदेश भेज के। चाहते तो पूरे जीवन वकालत करके अच्छी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने लोगों के जीवन को अच्छा करने के लिए सोचा। और पूरी जीवन, अपनी जो जीवन थी, जो बंदा सूट पहन के, कोट पैंट पहन के गाड़ियों में घूम सकता था, उस बंदे ने ठाना कि मुझे अपनी पूरे जीवन को एक धोती पे बिताना है, ताकि मैं अपने देश के हर बच्चे को नई जिंदगी दे सकूं। सोच बहुत बड़ी थी, दिल बहुत बड़ी थी, इसीलिए ये मिशन कामयाब हो पाया। यस यस, बड़ा सोचना पड़ेगा। गुरुदेव कहते हैं, मिस्टर BC छाबड़ा सर, इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो तो बड़ी सोच चाहिए, बड़े लोगों की संगत चाहिए। मैं खुद के बारे में बात करूं, मैं जब इस सिस्टम में आई थी, एक सिंगल रूम में रहना होता था, जहां पे नहाना, खाना, सोना सब एक कमरे में होता था। हालात ऐसी थी कि एक साड़ी खरीदना हो तो सोचना पड़ता था। दुर्गा पूजा में बोनस मिलेगा तो साड़ी की मार्केटिंग होगी। छठ पर्व आएगा तो सास के लिए खरीदना है, बटा हुआ था, छठ में सास का खरीदना है, दुर्गा पूजा में खुद का खरीदना है, दीपावली में बाकी जो जेंट्स हैं उन लोगों के लिए खरीदना है। इस तरह की जीवन चल रही थी। लेकिन उस स्थिति में, उस परिस्थिति में मेरे जो सपने थे वो काफी बड़े सपने थे। हमारे पास उस वक्त कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं था, लेकिन मैं टीवी में फिल्में देखा करती थी।
फिल्में देखते हैं ना? कितने लोग फिल्म देखते हैं? पहले, अब तो टाइम ही नहीं है देखने का, पहले देखते थे ना? कितने लोग हैं जो कि फिल्म देखे हैं अपने लाइफ में? सभी के बर्फ की वादियों पे घूमते हुए, इंजॉय करते हुए, विदेशों में जाते हुए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था और मेरा ड्रीम ये बनता था कि मुझे भी ऐसे जीवन जीना है। जिस घर में ढंग से खाने की स्थिति नहीं थी, वहां मैं सपने देखती थी कि मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। और जब मैंने मेरे पति देव को अपना ये सपना शेयर किया कि सर मुझे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है, तो सर ने उस दिन मुझे कहा था कि मैडम ऐसे सपने मत देखो, मेरी जो औकात है मैं ज्यादा से ज्यादा तुमको नेपाल तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि सर मधुबनी से है, नेपाल बगल में है, पैदल भी जा सकते हैं। सर ने उस दिन कहा था कि ज्यादा से ज्यादा नेपाल लेके जा सकता हूँ, इतने बड़े सपने मत देखो, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। लेकिन मैंने सर को उस दिन कहा था, सर सपने देखने के पैसे थोड़े लगते हैं, क्या पता पूरा हो जाए। और पावर देखिए इस सिस्टम का। पहली बार जब मुझे विदेश जाने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले स्विट्जरलैंड ही गई। लाइफ में पहली बार जब हवाई जहाज पे चढ़ी ना तो सीधा विदेश के धरती पे उतरी। ये इस सिस्टम का पावर है, नहीं तो नीचे से हमेशा ऊपर ही हवाई जहाज उड़ता हुआ देख पाते। बैठने की औकात नहीं थी मेरी, लेकिन सोच बड़ा था, बड़ी इच्छा थी, सपने बड़े थे, तभी आज यहाँ पे पहुंची हूँ। तो सबसे पहला काम जो करना है, अपने सपनों को बड़ा करना है। जो भी आज पहली बार आई हूँ या जो लगातार इस सिस्टम में काम कर रहे हो, मैं एक चीज जरूर करना चाहती हूँ। अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, आज के आज अपनी डायरी पे वो सपना लिखिए जिस सपने को सोचने में भी आपको डर लगता होगा कि हमारी हैसियत नहीं है इसको पूरा करने की। उतना बड़ा सपना अगर आप देख सकते हैं तो इस सिस्टम में आप स्टार में भी जा सकते हैं। तैयार है? लिख सकते हैं। दूसरा जो काम करना है, BSC का फॉर्मूला मैंने बताया। दूसरा जो काम करना है, स्मॉल एक्शन। स्मॉल एक्शन। देखिए, जब मैंने इस सिस्टम में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, जब मैंने मेरे पतिदेव को बताया कि मैं इस सिस्टम को ज्वाइन की हूँ, तो पतिदेव ने एक ही लाइन में मुझे कहा था कि अगला जो बंदा तुम्हें फंसा के गया है, मैं 6 महीने से उसे टाल रहा था और वो तुमको आकर के फंसा दिया। इसीलिए बोलते हैं कि महिलाओं के पास दिमाग कम होता है। और उस दिन मैंने सर को बोला था, अभी क्या पता नहीं गलत हुई कि सही हुई मुझे पता नहीं था, लेकिन जब सर ने ये बात बोला तो मैंने सर को बोला कि सर कोई बात नहीं, मैं भी मानती हूँ महिलाओं में दिमाग कम होता है क्योंकि हमारे पास दिल बहुत बड़ा होता है। मैंने सर को उस दिन बोला कि देखो ये दिल का मामला है कि एक महिला जिस घर में जन्म लेती है, बड़ी होती है, पलती है, बढ़ती है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई, एक झटके में माँ बाप आके बोलता है एक अनजान आदमी को ला दिए तुम्हारे जीवन में, आज से यही तुम्हारा सब कुछ है, आज से वही घर तुम्हारा है। और बिना कोई सवाल किए हम लोग एक झटके में अपना पूरा जो जीवन होता है उसको छोड़ के किसी और के साथ चले जाते हैं। ये दिल का मामला है, दिमाग से संभव नहीं। आजकल कुछ लोग दिमाग लगाने लगे हैं। हमारे हिंदुस्तान में पहले उठा करके भी अपने बच्चे को जन्म दे देती है, क्योंकि दिल का मामला है। ये क्यों संभव है? क्योंकि हम बड़ा सोचने का क्षमता रखते हैं। उस बड़ा सोच को पूरा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? छोटे छोटे एक्शन लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। छोटे काम कैसे करने पड़ेंगे? एक सिंपल सा मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर इस सिस्टम में आप कामयाब होना चाहते हैं, मैं जैसे कामयाब हुई क्योंकि मैं अपने अनुभव को ही शेयर करने आई हूँ। छोटे छोटे एक्शन पे काम करना पड़ेगा। एक बड़ी इमारत तभी तैयार होती है जब छोटे छोटे ईंट को जोड़ते हैं। एक दिन में सीधा दीवार नहीं खड़ा कर सकते हैं, छोटे छोटे ईंटों को जोड़ना पड़ता है। और हमारा जो स्मॉल एक्शन है वो है हर दिन कम से कम 2 प्लान्स हो। हर दिन आपको कम से कम 2 लोगों को मिलना है, 2 लोगों को प्लान्स करना है, 2 लोगों को इसके बारे में बताना है। ये छोटी सी तैयारी
बहुत बड़ी अचीवमेंट तक आपको लेके जा सकती है। उसके बाद जो हमारा काम है, प्लान शो के बाद, जिसके साथ प्लान शो हो गई, उसके घर में होम मीटिंग। आप किसी भी लेवल पे हो, मैं आज स्टार रूबी के लेवल पे हूँ, बिटिया मेरी स्टार पर्ल के लेवल पे है, दोनों वाइफ हस्बैंड मिलकर के हम इस सिस्टम को जी रहे हैं। लेकिन आज भी हम लोग जब भी खाली समय होता है, महीने में कम से कम 2 होम मीटिंग जरूर करते हैं। ये होम मीटिंग हमारे बिजनेस की जान है। जब तक आप इसको फॉलो करोगे, आपके बिजनेस में रेगुलर ग्रोथ होगा। सेमिनार में आने से हमारी सिर्फ चार्जिंग बढ़ती है। सेमिनार से बिजनेस नहीं ग्रोथ होता है। सेमिनार में आकर के हमारा सिर्फ विजन क्लियर होता है, हमारी चार्जिंग बढ़ती है, काम करने की एनर्जी आती है। क्योंकि मोबाइल को यूज करोगे ना तो डिस्चार्ज भी होता है और फिर उसको चार्ज भी करना पड़ता है। ये जगह आपको चार्ज करने का जगह है, लेकिन डिस्चार्ज आपको करना है प्लान शो करने में और होम मीटिंग करने में। ये छोटे एक्शन अगर आप कर पाएंगे तो बहुत ही तेजी से ग्रोथ पे जा सकते हैं। तीसरा है ग्रुप मीटिंग। हर महीने आपके अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन, जो अपलाइन आपको बिजनेस करना बताते हैं, हम लोग इसमें थोड़ा सा चुप कर जाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, सीधे बड़े वाले अपलाइन के पास चले जाते हैं ना। मोबाइल के चार्जर को अगर ट्रांसफार्मर से सीधा जोड़ दोगे ना तो ब्लास्ट हो जाएगी। यस। फिर चार्ज नहीं होने वाली है। इलेक्ट्रिक घर में अगर बल्ब जलाना है तो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम करके घर में लाना पड़ता है कि नहीं? यस। जो अपलाइन आपको हाथ पकड़ के इस बिजनेस में चलना सिखाते हैं, उनके माध्यम से आपको हर महीने कम से कम एक काउंसलिंग मीटिंग और एक अपने टीम के लोगों को लेकर के ग्रुप मीटिंग होनी चाहिए। मैं इस मीटिंग को बोलती हूँ एनर्जी बूस्टर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हमारे स्मॉल एक्शन में है। इसके बाद मैं बात करूं, जीवन में कामयाब होने के लिए एक चीज बहुत काम करता है, वो होता है सिस्टम। सिर्फ जिंदगी की बात नहीं, किसी भी क्षेत्र में। आज हम लोग यहाँ पे इस हॉल में खड़े हैं, ये जो इतनी 3-4 मंजिला जो मकान बनी है, ये इसलिए बन पाई है क्योंकि इसके साथ सिस्टम काम कर रहा है। सीधा अगर ईंटा जोड़ते ना तो कभी भी गिर जाता, लेकिन उसमें रड लगाए हैं। रड को बांधना कैसे है वो भी एक सिस्टम है। सीधा रड भी डाल देंगे तो भी गिर जाएगी। जीवन में सिस्टम से कुछ भी संभव हो सकता है। एक छोटी सी उदाहरण से मैं आप लोगों के पास बात रखना चाहूंगी। ये मेरे हाथ में पेन है ना, इसको अगर हवा में उछाले तो ये कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा? क्यों आया? कोई बता सकते हैं क्यों नीचे आएगा? कुछ भी अगर हम उछालते हैं तो सिस्टम नहीं लगा इसलिए नीचे आया। सिस्टम नहीं, क्योंकि धरती पे एक शक्ति काम करती है। उस शक्ति को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। दिखती नहीं है, देखा है किसी ने? नो। दिखती नहीं है लेकिन होती है। और ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति का काम क्या होता है? इसने ठान के रखा है कि जिसने भी सोचा ऊपर उठने का, उसे पटक के नीचे गिराना है। ये काम होता है इस शक्ति का। दिखती नहीं है लेकिन हर जगह है। लेकिन जब इंसान प्लानिंग करता है, जब इंसान चाहता है, जब इंसान की चाहत मजबूत होती है, इंसान ने एक सिस्टम बनाया, एक मशीन बनाया, उसको एक बॉडी में फिट किया, उसके नीचे आग लगाया, जुनून पैदा की, जोश पैदा की, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण किया, रॉकेट बोलते हैं जिसको, जो गुरुत्वाकर्षण के फोर्स को पार करके अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। ये पावर है सिस्टम का। ठीक ऐसे ही धरती पे एक और शक्ति काम करती है जो दिखती तो नहीं है लेकिन हर किसी के अगल बगल होती है। निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा। हॉल में हम लोग जब आते हैं, सेमिनार में आते हैं, अपलाइन के पास बैठते हैं, अपलाइन बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऐसे काम करोगे आप कामयाब हो जाओगे, टेक्निकल जल्दी पहुंच जाओगे, फुल चार्ज। आज तो टेक्निकल पे जाके इनके ही रुकना है, लेकिन जैसे ही हम लोग फील्ड में जाते हैं ना, किसी के बंदे के पास पहुंचे तो वो बताए, अच्छा आरसीएम, अरे मेरा चाचा भी किया था आज से 10 साल पहले, कुछ नहीं होता है, पैसा वैसा नहीं आता है। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे अपलाइन को आता है। अभी यहाँ से आप जाओगे, बोलोगे नहीं नहीं कल्याणी मैडम को आता है, उन्होंने बोला 4 लाख आता है। लोगों का जवाब क्या होगा? अच्छा वो बहुत पहले आ गई है ना, अब नहीं आएगा। जब से मैं इस सिस्टम में हूँ तब से मैं
चल गया वो लक्की है। लक्की वक्की कुछ नहीं होता है मेरे भाई मेरे बहन। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, लक का अगर फुल फॉर्म आप देखेंगे तो उसका फुल फॉर्म होता है लेवर अंडर करेक्ट नॉलेज। यस, सही नॉलेज से, सही नॉलेज लेकर के अगर आप मेहनत करते हो तभी आप अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हो। और वो सही नॉलेज लेने का तरीका है सिस्टम के साथ जुड़ना। सिस्टम क्या है? गुरुकुल 6:30 बजे में। यस, आज हम लोग जिस मिशन में हैं, जिस अभियान में हैं, इस अभियान का सबसे मुख्य मकसद है लोगों को स्वावलंबी बनाना, मतलब आर्थिक रूप से आजाद करना। मैं बात करूं हम सबके आदरणीय माननीय मिस्टर टीसी छाबड़ा सर की एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी मैं। सर जिस इंडस्ट्रीज में थे, जो उनकी फैक्ट्री चल रही थी, अगर उस फैक्ट्री को चलाते होते ना तो भी अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लेते, लेकिन उन्होंने खुद के बारे में नहीं सोचा। जहां पूरी दुनिया अपना परिवार, अपना घर, अपने बच्चों के बारे में सोचती है, वहां सर ने हम जैसे आम इंसान के बारे में सोचा, इनको स्वावलंबी कैसे बनाए, और इसलिए ये सिस्टम हमारे बीच में लेके आए। यस, और आज के समय की अगर बात करूं, आज के समय सर के पास जितनी प्रॉपर्टी है ना, सर कुछ नहीं भी करेंगे तब भी उनकी कई पीढ़ियां बैठ के खाएंगी। इतनी क्षमता है, लेकिन इसके बावजूद सर हर दिन, हम आए नहीं आए, आप आए नहीं आए, सर हर दिन सुबह सुबह 6:30 बजे हमें जगाने के लिए आ जाते हैं। लक्की हो भाई, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। जब हम लोगों ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, मेरे अपलाइन से कांटेक्ट करने के लिए ना हमें सोचना पड़ता था, क्योंकि अपलाइन दूसरे राज्य के थे, हम लोग झारखंड से थे, वो बंगाल से थे। फोन पे अगर बात करेंगे तो बात करने से ज्यादा देखना पड़ता था पब्लिक टेलीफोन बूथ में कि 2 मिनट हुआ नहीं कि 3 रुपया लग गया, तो दिमाग वहां ज्यादा रहता था। सिस्टम क्या है समझने में 4 साल लग गया। आप लोग इतने लक्की हो कि जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया वो सुबह सुबह आते हैं हमें बताने के लिए कि कैसे काम करना है। बैठ सकते हैं गुरुकुल में? यस। कितने लोग शामिल हो सकते हैं गुरुकुल? वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हमारा प्रमुख उद्देश्य है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए सुबह का शाम भी बड़ा टेंशन में है, शाम का शाम भी बड़ा टेंशन में है। सुबह सुबह घर में काम बहुत होते हैं, रात में भी काम बहुत होती है। महिलाएं जनरली नहीं आ पाती थी, इसके लिए 1 PM जय RCM आसान नहीं था इस समय काम करना, क्योंकि जनरली हम लोग फील्ड में होते हैं। लेकिन उसके लिए गुरुदेव ने प्लानिंग की। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि उसका बागडोर मेरे हाथों में दिया, मुझे आगे बढ़ाने का जिम्मा दिया। 1 PM जय RCM एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आकर के हर महिला, उनके दिल में अगर इतनी सी भी कहीं ड्रीम बची हुई है ना, छोटा सा भी आग है जीवन में कुछ करने का, तो वो प्लेटफॉर्म आपको मौका देता है आगे बढ़ने का। और मैं तो बिल्कुल कहती हूँ कि हर महिला को करना चाहिए। देखिए RCM 2-3 घंटा इतना काम होता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। शाम में 2-3 घंटा इतना काम होता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं। लेकिन दोपहर में हम लोग क्या करते हैं, या तो बैठ के टेलीविजन देखते हैं, या पड़ोसी के यहाँ जाते हैं और फलना की सास, फलना की पुतो, फलना की ननद, यही बात करते हैं। करते हैं ना? कुछ ना कुछ तो चर्चा ही करते हैं, क्योंकि बिना चर्चा किए हम रह ही नहीं सकते। लेकिन उसी चर्चे को अगर आप RCM के चर्चा में लगा देते हैं, बहुत बढ़िया, तो वो चर्चा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। ये जेंट्स साथी जब फील्ड में जाते हैं ना, तो इन्हें पता है पैसे कमाने में कितना दर्द होता है, तो इनके जो सपने बचपन में बनते भी हैं वो भी बड़े होते होते खत्म हो जाते हैं। बचपन में किसी बच्चा से पूछो बड़े होके क्या बनना है, अच्छा कोई बोलता है कि चोर डाकू बनना है या नॉर्मल लाइफ जीना है, हर कोई बोलता है ऑफिसर बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़े घर बनाने हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो समझ में आ जाते हैं भैया ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने भूल जाओ, जिंदगी काट लो वही बहुत है। लेकिन हम महिलाएं जब घर में होती है तो हम लोग क्या करती हैं, टीवी में एकता कपूर का सीरियल देखती है। बहुत बढ़िया। और सीरियल में कमाल की बात तो ये है, मेरा
मेरा तो लगभग मुझे लगता है 10 साल से देखा नहीं, इसीलिए आज के समय क्या चल रहा है पता नहीं। लेकिन जब मैं देखती थी तो मैंने एक चीज देखा, सोने भी जाती है तो एकदम अपडेट होके, क्या बात है। पूरा गला का सेट मैचिंग, साड़ी मैचिंग, शानदार ड्रेस, एकदम लिपस्टिक विपस्टिक लगा के सोती है। पता नहीं दिन भर में कितनी बार मेकअप करती है ये लोग, और हम लोग वही देखते हैं। सिर्फ टेलीविजन का मैं बता रही हूँ, टेलीविजन से क्या हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है पिछले 10 साल में। पहले के समय में, आज से 10 साल पहले मेरी भी शादी हुई, 25 साल होने जा रही है इस साल में। हमारी जो शादी हुई ना, तब तक जो महिलाओं का जो दुल्हन का श्रृंगार था वो जनरली मुझे लगता है कि 1,500-2 हजार ऊपर से नीचे तक में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि सिंपल सजावट होती थी। आज के समय में एक शादी में बात करूं तो 2-3 लाख कम पड़ते हैं दुल्हन को कपड़ा पहनाने में से। HD मेकअप। HD मेकअप, दूल्हा दुल्हन मैचिंग शेरवानी चाहिए, लहंगा चाहिए, जयमाला के लिए अलग चाहिए, शादी के लिए अलग चाहिए, विदाई के लिए अलग चाहिए, सब पे अलग अलग मेकअप चाहिए। HD मेकअप। घर वाले से ज्यादा नियम विधि तो पार्लर वाली करवाती है, बहुत सही। और बचा खुचा जो बचता है वो कैमरा वाले करवाते हैं। यस। घर के लोग तो शादी में कुछ करते ही नहीं, चुपचाप इंतजार करते हैं अब कब हमें मौका मिलेगा कि हम भी कुछ कर लें। आज के समय मम्मी को भी पूछना पड़ता है कन्यादान करने से पहले कैमरा वाले से, हो गया, कर ले क्या। ये सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन का देन है। वहां से जो हम सपने बनाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मैं थैंक यू बोलती हूँ। एकता कपूर को सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि इतने सपने कम से कम देखने लायक तो बनाया लोगों को। लेकिन जो सपने आप देखती है ना, उसको पूरा करने का जिम्मा भी दीजिए। फ्री नहीं होना है, रिलैक्स नहीं होना है। हम तो महिला है, मेरा कोई काम ही नहीं है, अपना तो बस काम है, घर में खाना बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, सोएंगे। थोड़ी सी ज्यादा अगर झिकझिक करोगे तो 2-4 बात तुम्हें ही सुनाएंगे। इनसे निकलना है। ऊपर वाले ने सबसे पहले आपको मौका देता है अगर आप अपने आप को सिस्टम से जोड़ लेती हैं। और सबसे आसान तरीका है 1 PM से शुरुआत करें। होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, आज के समय तो आप जूम पे भी मीटिंग कर पा रही हैं। ज्यादा सोचना नहीं है क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, कैसे बताना है। गुरुदेव हमारे लिए सिर्फ सिस्टम बनाए नहीं है, सिस्टम को चलाने का भी तरीका दिखाए हैं। ये एक बुक है, इसके साथ एक वायरो भी आ चुकी है जो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आएगी। कुछ झमेला नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। ये बुक लीजिए, एक वायरो लीजिए और बस लोगों के सामने इसे पलटना सीख जाइए। खुद को ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अपने ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि उनको सामने वाले को सिखाना है, सामने वाले को तो बस दिखाना है। राइट। और ये आप पलट पलट के दिखाना अगर शुरू कर देते हैं तो आपका ये स्मॉल एक्शन आपके जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी ला सकती है। इसके बाद मैं बात करूं स्मॉल एक्शन में जो एक सिस्टम है हमारा 8 PM जय RCM, एक ऐसा सिस्टम मैं कभी कभी सोचती हूँ कोर लीडर्स के बारे में। आज के समय में तो इतनी जूम मीटिंग है, सिस्टम है, फोन है, अलग अलग जगहों से नॉलेज लेने का तरीका है। लेकिन एक बार उन लोगों के बारे में सोचिए जब कुछ नहीं था। ना ज्यादा प्रोडक्ट थी, ना इतनी सारी डिपो थी, ना PUC थी, ना लोग थे, ना अचीवमेंट थे। सिर्फ एक और एक चीज था, बड़ा सोच था और बड़ी ड्रीम थी। राइट। कंकर पत्थर को हटा के, जंगल को काट के उन्होंने तो हाईवे बना के तैयार किया है। हमें तो बस उस हाईवे पे चलना है। BSC, Yes, sir. कंसिस्टेंसी। Yes. तो लगातार लगन से, अगन से, मगन से कामयाबी आपके द्वार पे आएगी। Right. लगातार अरबों साल से सूरज आज भी शाश्वत है, चांद आज भी शाश्वत है, क्योंकि वो लगातार हर दिन बिना नागा किए आता है। Yes. कभी भी सूरज ये नहीं बोलता आज उगने का मन नहीं है, और जिस दिन बोल देता है ना उस दिन हमारी हालत खराब हो जाती है। लगातार कंटिन्यू अपने काम को करता है। प्रकृति में जो भी मजबूती के साथ खड़ी है वो इसलिए खड़ी है क्योंकि वो लगातार अपने काम को करता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। लगातार करने से कुछ भी संभव है, असंभव को संभव बनाया जा सकता है। Correct. दशरथ माझी का नाम सुना है कितने लोगों ने? यस। सुना है ना? बिहार के एक छोटे से गांव का एक इंसान
एक छोटा सा प्लानिंग किया उसने, एक छोटा सा सोचा क्यों? खुद के लिए नहीं सोचा, बड़ी सोच थी। अरे उसकी तो खुद की पत्नी मर ही चुकी थी, जिंदा थोड़े हो सकती थी। अगर वो इस वक्त ये सोचता कि मेरी वाली तो गई, अब दूसरे के लिए मैं क्यों सोचूं? बच्चे हैं, ले जाता हूँ, अच्छा कहीं जॉब वॉब करूंगा, गांव छोड़ के चल जाओ, तो अच्छा खासा लाइफ जीता कि नहीं जीता? लेकिन उस दिन उसने क्या प्रण लिया, उसने क्या ठाना? मेरी पत्नी इस पहाड़ से गिरने के वजह से मर गई है, मैं किसी दूसरे की पत्नी को, दूसरे के बच्चे को इस पहाड़ से गिर के मरने नहीं दूंगा। जब उसने ठाना कि छेनी हथौड़ी से काट करके इस पहाड़ में रास्ता बना देंगे, लोगों ने मजाक उड़ाया, पगला गए हो क्या? संभव है क्या? ये काम तुम्हारा नहीं है, सरकार का है। उन्हें लोगों ने टोका था, रोका था, बच्चों की जिम्मेवारी थी। लेकिन जब उन्होंने ठान लिया, लगातार प्रयास किया, काम करते रहे, एक छोटी सी छेनी हथौड़ी से हर दिन पहाड़ पे चोट करके, हर दिन पहाड़ पे चोट करके, तेज धूप आई, तेज बारिश आई, ठंड आई, किसी ने उनको रोक नहीं पाया। लगातार लगे रहे लगन के साथ। तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गया, बाप गुस्सा करके बोला कि तुम यहाँ पे बैठ के पहाड़ तोड़ोगे, अब मैं तुम्हारे बच्चों को पालूं, संभाल अपना बच्चा। जिम्मेवारी को भी उठाया। उस दिन ये नहीं बोला मेरे बच्चे हैं मैं उसको नहीं छोड़ दूंगा, उस जिम्मेवारी को भी उठाया, उसके जीवन यापन का भी व्यवस्था किया। लेकिन फिर भी लगातार लगे रहे, छोटे से छेनी हथौड़ी से उस पर चोट करते रहे। तबीयत खराब हुई, बुखार लगा, बीच में एक ऐसा भी समय आया कि सांप काट लिया। और जब सांप काट लिया ना, तो समझ में नहीं आया कि क्या करे। जिस उंगली में सांप काटा था, जिस छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ रहे थे, उसी छेनी हथौड़ी से अपने उंगली को काट के फेंक दिया। लेकिन फिर भी हिले नहीं, डटे रहे, अडिग होकर के उसी छेनी हथौड़ी से, बिना किसी का कोई आएगा नहीं आएगा, मदद करेगा नहीं करेगा, कुछ नहीं सोचा, लगातार लगे रहे। जो काम असंभव था उसको भी संभव कर दिखाया। एक छोटे से छेनी और हथौड़ी से उतने बड़े पहाड़ को काट करके लगभग 20 फीट लंबा रास्ता उन्होंने अपने हाथ से बनाया। चलो भैया, आज एकदम रॉयल्टी तो मेरा फाइनल है। 2 लोग के पास गए, घर में मैडम बोली तुम्हारे तो टाइम का ठीक ही नहीं रहता है, कभी सुबह जाते हो कभी शाम में आते हो, घर में बच्चा कौन संभालेगा? तीसरे दिन सोचते हैं कि घर संभाले या बिजनेस संभाले, तो ज्यादातर लोग घर संभालने आ जाते हैं। क्या बात है। मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब इस बिजनेस में काम करने के लिए समय की तंगी हो रही थी। सर बैंक से बार-बार छुट्टी ले रहे थे, तो एक दिन ऐसा समय आया, सर ने आके मुझे कहा कि देखो डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आरसीएम को छोड़ना पड़ेगा या बैंक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी छुट्टी मैं ले नहीं सकता हूँ, मुझे बहुत बातें सुननी पड़ती है। मैंने उस दिन सर को बोला, सर बैंक ने आपको नौकर बना के रखा है, आरसीएम आपको मालिक बनने का अवसर दे रहा है, अगर छोड़ना ही है तो बैंक को छोड़िए और आरसीएम को करिए। जिस वक्त सर ने जॉब को छोड़ा, 70,000 की बिजनेस थी हमारी। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में ये गलती की थी, मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें, क्योंकि उस वक्त महिलाओं के लिए इतनी व्यवस्था नहीं थी। मैं काम करना चाहती थी, लेकिन बाहर जाकर के इतनी सिस्टम सपोर्टिंग नहीं थी उस वक्त, तो मजबूरी में सर को जॉब छोड़ना पड़ा। और उसके बाद 2 साल जो हमारे जीवन में समय बीता, जब मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, मेरे अपलाइन ने बताया था इस सिस्टम में कामयाब होने का मंत्र, पहला 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, और दूसरा अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन की बातों को आंख बंद के विश्वास करो। एक्टिव एंड ग्रोइंग होना चाहिए। यस। मैंने उनके बातों को फॉलो किया। जब सर ने कहा कि 100% प्रोडक्ट यूज, उस वक्त सिर्फ कपड़े आते थे, हमारे पास जितने भी कपड़े थे हमने डोनेट कर दिया। और आज
से सिर्फ RCM के कपड़े पहनेंगे और 70,000 के बिजनेस में जॉब भी छोड़ दिया। पहले से तो हम लोग अंबानी फैमिली से थे ही और ऊपर से जॉब भी छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि घर में खाने की भी स्थिति नहीं होती थी। मुझे याद है 2-3 दिन ऐसा गुजर जाता था अक्सर महीना में जब मेरे घर में खाना नहीं बनता था। और जब ये डिसीजन हम लोगों ने लिया ना कि जॉब छोड़ करके बिजनेस को करेंगे, तो जो रिश्तेदार थे सबसे पहले रिश्ता तोड़ लिए। मेरे ससुराल में मतलब ये कहा गया मुझे कि लोगों के घर में बहू आती है तो लक्ष्मी आती है। मेरे घर में ऐसी कुलक्ष्मी बहू आ गई कि मेरा अच्छा खासा कमाने वाला बेटा निकम्मा हो गया। ऐसे ऐसे ताने सुनने को शुरू हो गए। कोई फाइनेंशियल मदद करने वाला नहीं था, लेकिन कहते हैं जब आप कुछ करने का ठान लेते हो सच्चे मन से, ऊपर वाला रास्ता जरूर आपको दिखाता है। यस। मेरी बिटिया जो आज यहाँ पे मौजूद है, इतनी प्यारी थी ये बचपन में, 2 साल की थी उस वक्त, इतनी प्यारी थी, आज भी प्यारी है। लोग मेरे घर से ज्यादा ये पड़ोसी के यहाँ रहती थी, तो इसका नाश्ता खाना पड़ोसी के यहाँ ही हो जाता था। मैं घर में अकेले होती थी, 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता था। एक बार का वाकया मुझे याद है, हम लोग खाना खाए या ना खाए लेकिन सेमिनार में जाना कभी नहीं भूलते थे। जहाँ पे सेमिनार होती थी, मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मेरा बिजनेस 70,000 से रॉयल्टी के बीच में था। मेरे घर से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे वो सेमिनार हुआ करती थी। पैदल चली जाती थी मैं, ताकि किराए के पैसे बच जाए और टिकट का पैसा मिल जाए। कर सकते हैं ऐसा संघर्ष? अभी करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि लकी है आप लोग, आज के समय में हमारे बीच में एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम की वजह से हमें छोटे छोटे पैसों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, रनिंग एक्सपेंस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। और उस सिस्टम का नाम है डायमंड क्लब। यस। डायमंड क्लब, पता नहीं क्या जानते हैं आप डायमंड क्लब के बारे में, लेकिन मैं जो जानती हूँ डायमंड क्लब, अमीर बनने के आदत का नाम है डायमंड। यस, बहुत बढ़िया। जानना चाहते हैं कैसे? एक छोटे से उदाहरण से मैं दिखाऊं? या कोई ऐसे जो पहली बार आए हो प्रोग्राम में या नहीं हो? एक बार बिटिया ऊपर आ जाओ, एक बार जरा से ऊपर जाओ, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए बिटिया। एक तरीका है अमीर बनने का। यस। जब आप डायमंड क्लब करते हैं तो क्या करते हैं? देना। लोगों के घर में प्रोडक्ट देने जाते हैं। यस, बहुत बढ़िया। लोगों के घर में स्वास्थ्य देने जाते हैं। यस। लोगों के घर में जब हेल्थ कार्ड ऑयल बताने जाते हैं ना, तो आप उनको तेल तो देते ही हैं, तेल के साथ जीवन भी दे देते हैं। कुछ सिंपल सी उदाहरण मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, 2 प्रोडक्ट मेरे बड़े फेवरेट प्रोडक्ट हैं। बहुत ज्यादा साइंस, बहुत ज्यादा एजुकेशन में मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं इतना सा जानती हूँ, जिस भी घर में आपको पता चले पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है, उस घर में बस एक काम करना है, पत्नी को एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन और पति को एक न्यूट्रीचार्ज मैन खिलाना है। बहुत बढ़िया। गारंटी है 3 महीने अगर लगातार आप खिला देते हैं ना, तो उसके घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा बता दूं? यस। क्योंकि हम आम इंसान काम के जद्दोजहद में जो खाना पीना खाते हैं, वो खाने से हमारे शरीर में जो जरूरी पौष्टिक तत्व है पूरा नहीं होती है। यस। 7 तरह की हमारे पौष्टिक तत्व हमें जरूरत का है, जो हमें नहीं मिलता है। इसकी डिटेल एजुकेशन, डिटेल लर्निंग हमारे प्लेटफॉर्म पे होती रहती है, और न्यूट्रीचार्ज के ई लर्निंग पे इसके बारे में बहुत विशेष जानकारी दिया जाता है। लेकिन मैं एक शब्द में कहना चाहती हूँ, जब हमारे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी होती है तो हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आता है, काम करने में मन नहीं लगता है। और जब काम करने में मन नहीं लगता है तो पतिदेव दिन भर बाहर खट रहे हैं और इंतजार में है कि शाम में घर जाएंगे ना तो पत्नी प्यार से चाय पिलाएगी मुस्कुराते हुए, और पत्नी दिन भर इस इंतजार में घर में काम कर रही है कि जैसे ही वो आएंगे तो बच्चा उनको पकड़ाएंगे कि थोड़ी देर मुझे भी आराम करना। अब नतीजा क्या होता है, जब दोनों आते
भयंकर एक्सीडेंट होता है। अब अगर उनके घर में आपने पीवीएमएफ शुरू करा दिया यस तो क्या होगा? उनकी जो ये गुस्सा है, ये जो चिड़चिड़ाहट है, ये जो झुंझलाहट है, वो तो खत्म होगी ही होगी, साथ में काम करने की एनर्जी भी मजबूत होगी। तो पति देव जो काम कर रहे हैं उसमें भी ओवर टाइम कर पाएंगे और पत्नी घर में काम के साथ आरसीएम एक्स्ट्रा वर्क क्या बात है। स्कूल में है। मैं जब पेरेंट्स मीट के लिए जाती हूँ ना तो मुझे बच्चों का क्लास नहीं बताना पड़ता है। जैसे ही नाम बताती हूँ तो सारे टीचर जो भी स्कूल के कर्मचारी हैं वो मुस्कुरा के बोलते हैं, अच्छा आप आर्या की मम्मी हैं, आप आकर्षी की मम्मी हैं। मतलब तीनों बच्चों के स्कूल में जब मैं जाती हूँ तो यही सुनने को मिलता है। डांस में नंबर 1 ये लोग, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होता है उसमें नंबर 1 होते हैं, पढ़ाई में नंबर 1 होते हैं, खेल कूद में नंबर 1 होते हैं। और इसके बाद अगर बात करूं कि मैंने कितना पढ़ाया तो मुझे नहीं पता मेरी बेटी का कब एग्जाम हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी मेरी बेटी का 12 का बोर्ड है और मैं टूर में हूँ। मैट्रिक की जब बोर्ड थी मेरी छोटी वाली बिटिया की, तो उस वक्त कुछ लोग मुझसे पूछे, एक फैमिली फंक्शन थी 2-3 दिन पहले और मैं ऐसे ही टूर से कहीं वापस गई थी, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि बेटी का एग्जाम है ना बोर्ड का। तो मैंने बोला हाँ, कौन सा सब्जेक्ट है? तो मैंने बिटिया से पूछा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले दिन है। तो वो जो मेरे रिलेटिव थे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। आपकी बेटी का बोर्ड एग्जाम है, आपको पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले है? बोले मुझे क्या करना है, एग्जाम तो उसको देना है, मुझे थोड़ी ना देना है। मैं देखती हूँ महिलाओं को, नर्सरी में पढ़ रहा है बच्चा, 4-5 में पढ़ रहा है बच्चा, गार्जियन बोल रहे हैं, आपके जो अपलाइन है बोल रहे हैं मैडम चलिए सेमिनार है, नहीं बच्चे का तो एग्जाम है। बहुत बढ़िया, बहुत आपको बढ़िया। क्या करना है उसमें? छोड़ नहीं पाते हैं। बच्चों से ज्यादा मम्मी पढ़ रही है। मम्मी पढ़ती है, फिर भी जो मार्क्स आते हैं वो भगवान भरोसे। मेरी बिटिया का बोर्ड एग्जाम था, मैं लगातार टूर में थी, मेरी बिटिया ने जब रिजल्ट लाया 96.8%। क्या बात है, बहुत बढ़िया।